गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जो आज हमारा पार्ट है डिस्कशन का, वो इस चैप्टर द राइज ऑफ द नेशनलिज्म का 7th है। ठीक है, और ये लास्ट पार्ट है। ये चैप्टर इतना डाइवर्स था, अलग अलग डायमेंशन से था, तो इस वजह से इसमें अलग अलग तरीके से समझाना पड़ता है। इसीलिए इसको थोड़ा, इसमें जो चैप्टराइज जो पार्ट ऑफ द लेक्चर है वो बढ़ गए हैं, है ना। तो बट आप एक बार जब समझेंगे उसको 2 बार देखेंगे। एक बार पहले आप समझ लीजिए, पहले आप सुन लीजिए, फिर आप पढ़िए, बुक रीडिंग कीजिए, और रीडिंग करने के बाद फिर से आप जब आप समझेंगे तो आप समझ आएंगे कितने कितने पार्टों में डिवाइड। वैसे मैंने जहाँ तक हो सका वीडियो बड़ा ना हो, और वीडियो के साथ ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है ना। तो इस वजह से अब हम स्टार्ट करेंगे आज का, क्योंकि आज भी थोड़ा लेंदी हो सकता है ना, क्योंकि आज हमको पूरा कवर करना है इसी लेक्चर में। ओके नाउ, तो आज का जो डिस्कशन का पॉइंट है वो है हमारा है राष्ट्र की दृश्य कल्पना, विजुअलाइजेशन ऑफ द नेशन, है ना। राष्ट्र की दृश्य कल्पना। ओके नाउ आते हैं हम स्लाइड्स पे और डिस्कस करते हैं अभी तक जो हमने किया। यूनिफिकेशन ऑफ द ग्रीस, यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ द किसका, इटली, यूनिफिकेशन ऑफ द ब्रिटेन, है ना। उधर पोलैंड का अलग सेपरेट पार्ट पढ़ा हमने, जो रशियन उसमें था। और इससे पहले हमने जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स थी उसको हमने समझा, है ना। क्या कंजर्वेटिव अपर क्लास लोअर क्लास के बारे में हमने डिस्कस किया। हमने आयरिश को पढ़ा, ठीक है। और आयरलैंड के बारे में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट कौन थे, उनमें डिवाइड होने का थोड़ा आपको हमने डिस्कस किया मैप के थ्रू, है ना। तो आई होप आपको वो सारे पॉइंट कवर हो गए होंगे। जे जी मेथ्सनी कौन थे, गैरिबाल्डी कौन थे, काउर कौन थे, और ये 3 पर्सन्स ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द प्ले रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ द इटली। एंड जनक या फाउंडर ऑफ द यूनिफिकेशन इन जर्मनी में जो बात करें वो कौन थे, ऑटोमन बिस्मार्क को माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ये 4-5 नाम जो हम बार बार कह रहे हैं, इसीलिए क्योंकि अगर आप नाम नहीं याद रखेंगे, आप इसको याद नहीं रखेंगे, फिर हमारे। और एक्ट ऑफ यूनियन 2 टाइम्स में बना था, 2 बार में बना था। फर्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो 1707 में, जब आपका स्कॉटलैंड और इंग्लैंड एक होके ग्रेट ब्रिटेन बने, यानी यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ब्रिटेन बने। फिर इसके बाद एक्ट ऑफ यूनियन 1801 में, यानी 1801 में, जब इंग्लैंड जो ग्रेट ब्रिटेन बना था उसको, और साथ में आयरलैंड, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द आयरलैंड को एक में मिला दिया गया, तब बन गया पूरा एक यूनियन जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, नाउ आज हम डिस्कस करेंगे ये। अगर आप शेयर करेंगे और ये सब करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें बनाने में टाइम लगता है बेटा, है ना। तो काफ़ी मेहनत करता हूँ, ये आप देख लीजिए। ठीक है, ये ब्रिटेनिया है सबसे लास्ट में साइड में, है ना। अब ध्यान रखिएगा, ये ऊपर जिसमें त्रिशूल है ना, वो ब्रिटेनिया है, ब्रिटेन की देवी। ठीक है, विजुअलाइजिंग द नेशन। ओके नाउ डिस्कस करते हैं विजुअलाइजिंग द नेशन। तो विजुअलाइजिंग द नेशंस क्या है ना। वाइल इट वाज इजी एनफ टू रिप्रेजेंट अ रूरल थ्रू अ पोर्ट्रेट ऑफ अ स्टैच्यू। ओके नाउ हम ये सब चीजें पॉइंट लिखे हैं, तो ये तो पढ़ लेंगे, इनको समझा देंगे। पहले हम कुछ ऐसे डिस्कस कर लेते हैं, आपको बता देते हैं थोड़ी हिस्ट्री, ताकि आपकी समझ में आ जाए, क्योंकि ये सब अलग अलग पार्ट है, फिर हम लास्ट में थोड़ा समराइज करेंगे। तो अगर हम बात करें किसी भी एम्पायर, कोई भी एम्पायर हो या कोई भी कंट्री हो या कोई भी देश हो, है ना, सभी के को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान है। जैसे हम भारत माता की स्टैचू देखते हैं,
पूरे भारत के लोगों के द्वारा सम्मान के जनक से देखी जाती है। और अगर किसी प्रकार का कोई भी अटैक होता है या कुछ भी होता है इंडिया में, तो आपको तुरंत कहा जाता है कि भारत माता को शर्मसार कर दिया गया, भारत माता को हमसे छीना जा रहा है, या भारत माता को हमसे क्या किया जा रहा है, भारत माता को हम किसी के अधीन नहीं होने देंगे। यह इतने सालों से भारत माता अधीन हुई थी और हमने फाइनल आजाद करवा लिया 1947 में, 1947 में। ठीक, तो इस प्रकार से हमने भारत माता को मानवीय पर्सोनिफाइड किया, मानवीकृत कर दिया। मूर्ति को जो मूर्त होती है, मूर्त का नाम ही मूर्त है, वो है ना, जो स्टैचू थी, स्टैचू में हमने एक जीवांत स्वरूप को, छवि को प्रकट किया एक भारत देश के रूप में। सेम इसी तरह एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जा सकता है, ये 18th सेंचुरी एंड 19th सेंचुरी में कलाकारों ने राष्ट्र का पर्सोनिफिकेशन किया, यानी मानवीकरण कर दिया, करके इस प्रश्न को हल कर दिया। कैसे? राष्ट्रों को एक नारी के रूप में भेष में प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए इस नारी के रूप को चुना गया। वह असल जीवन में कोई महिला नहीं हुआ करती थी। अगर हम नॉर्मल बात करें तो असल जीवन में किसी भी प्रकार की कोई व्यक्ति या महिला से कोई भी संपर्क उसका नहीं, वो अलग से एक मूर्त बनाई जाती थी। या तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास किया जाता था। जो एक इंटेंजिबल आइडियोलॉजी है या थिंकिंग्स है, उसे क्या किया जाता था, एक टेंजिबल या एक पर्सोनिफाइड कर दिया जाता था, उसे एक मूर्त रूप दे दिया जाता था। यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक मान लिया जाता था। ठीक है, जैसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान आपको जब स्टार्टिंग हम किए थे इस चैप्टर की, तो आपको एक हमने क्या दिखाया था, स्टैचू दिखाई थी। इसमें भी साइड में स्टैचू बनी हुई है, आप देख लीजिए, है ना। तो इधर जर्मेनिया है, मेरियान है, ठीक है, मेरियान है, और ये साइड में आपको ब्रिटानिया है। ठीक है, ये तीन स्टैचू आपके सामने हैं और ये यूरोपियन कंट्री की हैं। जर्मेनिया का संबंध जो इधर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, और आगे बताएंगे। पहले यहाँ पर देख लेते हैं कुछ, क्योंकि चीजें फिर जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने क्या किया था, स्वतंत्रता या न्याय या गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए इंडिपेंडेंट, जुडिशियल और रिपब्लिक के जो उनके विचार हुआ करते थे, उनको व्यक्त करने के लिए एक रूपक का प्रयोग किया, या पर्सोनिफिकेशन, एक फिगर ऑफ स्पीच का किया, जिससे पर्सोनिफाइड कर दिया गया। ठीक है, तो इसी उसमें आदर्शों को विशेष वस्तुओं या प्रतीकों से व्यक्त किया गया था। जैसा कि आपको याद होगा, इंडिपेंडेंट का जो प्रतीक था लाल टोपी या टूटी जंजीर, है ना। लाल टोपी या टूटी जंजीर, ये क्या था, ये जो स्वतंत्र होने का मतलब, अब बेड़ियां टूट गई हैं, है ना, चाहे वो किसी भी मूर्त में लगी हो, है ना, बनाई गई थी डिफरेंट उसमें। ठीक है, आप और इंसाफ को आमतौर पर एक ऐसी महिला के प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया जाता था जिसकी आंखों पर या तो पट्टी है, वो आप या कानून की देवी वाला देखिए अपने उसमें, आपने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में देखा होगा, कानों पे, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और तराजू लिए देखा, तो उसी टाइप से यहाँ पर शो किया जाता था अलग अलग उसमें। जो इस प्रकार का जो प्रतीक हुआ करते थे, वो आविष्कार जो हुआ करते 19वीं सदी में किए गए, और फ्रांस में विशेष इसे लोकप्रिय ईसाई नाम, ठीक है, फ्रांस में कौन सा ईसाई नाम दिया गया था, जिसे हम मारियान कहते हैं, जो कि आपकी फर्स्ट सेकंड स्टैच्यू है, सॉरी, इसे हम मारियान के नाम से जानते हैं। आपको पेन, ये मारियान के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये रिलेटेड किससे है, ये रिलेटेड है
फ्रांस से, है ना, याद रखिएगा, क्योंकि नाम आता है मारियान रिलेटेड फ्रॉम विच कंट्री, है ना। तो मारियान जो है रिलेटेड है फ्रांस से आपके। इसने जन राष्ट्र के विचारों को रेखांकित किया गया और उन्हें चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के लाल टोपी, तिरंगा और कलगी के रूप में शो किया गया। इसे क्या किया जाता था, आम तौर पे चौक चौराहों पर लगा दिया जाता था। ये स्वतंत्रता का या राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इसको स्थापित कर दिया जाता था मारियान को। मारियान की छवि जो है वो सिक्कों पर, डाक टिकटों पर भी अंकित की जाती थी, जैसे भारत माता की जाती है, ठीक है। उसी तरह से सिक्का हो गया, डाक टिकट हो गया, या अदर जो इम्पोर्टेंट नेशनल इम्पोर्टेंट की चीज़ें होती हैं सब पर कर दिया जाता था। साथ में जर्मेनिया की अगर हम बात करें तो जर्मेनिया जो है वो जर्मनी से रिलेटेड थी। ये जर्मेनिया है आपसे, है ना, ये किससे रिलेटेड थी, जर्मन से रिलेटेड थी। जर्मन की न्याय की देवी और फ्रांस की न्याय की देवी मारियान, ठीक। तो वहां पर इनको क्या किया गया, पर्सोनिफाइड रूपक बना दिया गया। 400 अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया बलूत वृक्ष, कोई भी वहाँ का जो प्लांटेशन ऑफ बलूत का जो प्लांट हुआ करता होगा कि पत्तों का मुकुट पहनती थी, बलूत के, याद रखिएगा, बलूत के वृक्ष की पत्तियों की मुकुट पहनती थी, क्योंकि जर्मनी में बलूत जो था वो वीरता का प्रतीक माना जाता था। जैसे सिंह को अपने यहाँ वीरता का प्रतीक माना जाता है ना। पीपल को देवता का स्वरूप माना जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी बलूत वृक्ष को वीरता का प्रतीक माना जाता था, इसीलिए उस मुकुट पर बलूत के उसकी माला पहनाई जाती थी, है ना। तो पर्सोनिफिकेशन तो जान ही गए आप क्या होता है, किसी भी चीज को दिखाना उससे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटेन में ब्रिटानिया को सामने लाया गया, है ना, एक न्याय की देवी के रूप में। कहा, ब्रिटेन में, है ना। ब्रिटेन मतलब समझ रहे हो, यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ब्रिटेन, ब्रिटानिया, ठीक है। आपको ये तीनों जल्दी मिलेंगी नहीं, है ना, एक पास। तो आपके उसके लिए हम यहाँ पर ले आए थे। अब आई थिंक आपको ये तीनों इमेज आपको समझ में आ गई। जर्मेनिया जर्मन से रिलेटेड थी, मारियान फ्रांस से रिलेटेड थी, ब्रिटेन से ब्रिटानिया रिलेटेड हुआ करती थी। नाउ अब हम आपके ये पॉइंट, आई थिंक आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि रूपक क्या होता है, क्यों किया जाता था। तो while it was the easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, किसी भी राष्ट्र को एक स्टैच्यू, एक मूर्ति के रूप में दिखाना आसान था। इन द अदर वर्ड, अगर हम बात करें, रिप्रेजेंट अ कंट्री इफ एज इफ इट वर अ पर्सन, है ना, एक पर्सन के रूप में, एक वो भी विशेषकर मोस्ट ऑफ द वीमेन के उसमें दिखाना ज़्यादा अच्छा माना जाता था। नेशंस, नेशंस तो इससे क्या होती है, जो फीलिंग्स हैं लोगों की वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती हैं अगर मानवीकरण कर जाए। नेशंस वर देन जो पेट्रॉयड एज अ फीमेल फिगर के रूप में दिखाना ज़्यादा बेहतर मानते थे, ठीक है। तो इससे क्या है, लोगों की जो है फीलिंग्स भी कनेक्ट हो जाती थी, इसीलिए लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने नेशन, अपने अपने राष्ट्र, है ना, लोगों से आसानी से कनेक्ट हो जाते थे, है ना। फीमेल फिगर जर्मेनिया बिकम अ allegory of a nation. Christian Marian, a popular Christian name which underlined idea of the people's nation, है ना। लोगों के राष्ट्र का जो आइडिया था उसको अंडरलाइन किया गया मारियान के उसमें और जर्मेनिया के उसमें,
और ब्रिटानिया के आधार पर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा राष्ट्र का जो स्वरूप था, या जिसे हम लोग मानते थे कि जर्मेनिया की जो देवी हैं, जो स्टैचू ऑफ जर्मेनिया है, ये क्या करती हैं, ये राइन रिवर के उधर रक्षा करती हैं जर्मनी की, राइन रिवर के साइड में चलती रहती हैं। इस तरह से राष्ट्र की जो है दृश्य कल्पना की गई थी, ऑटोपियम जैसे हमने पहले पढ़ा था, इस आधार पर, है ना। तो इसमें माना जाता था, लोग मानते थे कि जर्मेनिया गार्डिंग द राइन, ठीक है, राइन नदी पर पहरा देती जर्मेनिया। इस तरह से जो है एक तलवार हाथ में लेकर राइन की रक्षा, जर्मन राइन की रक्षा करती थी, मतलब उसकी, है ना। तो ये सब माना जाता था। नाउ अब हम चलेंगे नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, राष्ट्रवाद और राज्यवाद क्या है ना, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो जो राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, ठीक है, दोनों आपने अभी तक पढ़ा। तो राष्ट्रवाद एक स्वतंत्र फीलिंग, एक आदर्श, एक उदार लिबरल लोगों से कनेक्ट कर दिया जाता है। साम्राज्यवाद जो है एक जो लेजिटमेट ऑन द बर्थ के आधार पर डिवाइड किया जाता है, उसके आधार पर साम्राज्यवाद को कंसीडर कर लिया जाता है। सेम इसी तरह जब 19th सेंचुरी का लास्ट फेज था, यानी फोर्थ फेज ऑफ द 19th सेंचुरी का चल रहा था, उस समय तक, है ना, सुनिएगा पहले ध्यान से, राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी आइडियोलॉजिकल जो या लिबरल की बात करें या डेमोक्रेटिक स्वभाव था, वो नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था, ठीक है। नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं। अब ये इसमें परिवर्तन आते गए थे, जैसे आपने देखा पहले वॉर हुआ करते थे, फिर उसके बाद डांस लोगों की या कल्चरल जो उनकी होती हैं उसके आधार पर डिवाइड किया गया। फिर लोगों ने भाषा को चुना, राष्ट्रवाद के आधार को मान लिया। इस तरह से इसमें परिवर्तन आते गए, ठीक। राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत एक बनता चला गया, है ना, सिर्फ फ्रीडम के आधार पर। गैरिबाल्डी मेसनी ने एजुकेशन को भी साथ में लिया, है ना, लेकिन यहाँ पर क्या, फ्रीडम 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 के आधार पर बात हुई। इस दौरान अगर हम डिस्कस करें, दौर में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते हुए चले गए और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, जो राष्ट्रवादी लोग हुआ करते थे। साथ ही प्रमुख रूप से यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी जो उद्देश्य थे, जो कंजर्वेटिव लोग हुआ करते थे, वो साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्रति अपनी अधीन लोगों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल कर दिया। हमने डिस्कस कर चुके हैं कि साम्राज्यवाद जो इंपीरियलिज्म जो हुआ करता था, यानी जो इंपरर लोग हुआ करते थे, इंपरर से बना इंपीरियलिज्म, साम्राज्य से बना साम्राज्यवादी, राजा से बना राजा, मतलब राज्य का हेड ऑफ द मतलब हेड ऑफ द स्टेट बात की, ठीक है। राज्यों के अधीन प्राप्त की गई जो अधीन लोगों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया गया था। जैसे 1871 के बाद यूरोप में, जब यूरोप का जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया, इटली का हो गया यूनिफिकेशन हो गया, उधर ब्रिटेन जो बन चुका था, यूनिफाइड हो चुका था ब्रिटेन 1801 में, फिर 1871 में के आधार पर 1859 1871 में क्या हुआ कि इटली भी बन चुका था एक सिंगल राष्ट्र, ठीक, सब बट के। फिर अब क्या हुआ, पूरे उसमें एक राष्ट्रवादी जो नेशनलिज्म वाले लोग हुआ करते थे, उनमें एक बाल्कन रीजन आया, और बाल्कन रीजन तनाव का स्रोत जो बना वो बाल्कन क्षेत्र बना। और बाल्कन क्या है, बाल्कन जो क्षेत्र है वो एक भौगोलिक और जातीय विभिन्नता, यानी उसमें एथनिसिटी जो है, डाइवर्स एथनिसिटी आपको मिलेगी, और जो डाइवर्स आपको उसकी जो ज्योग्राफी है वो डाइवर्स है। इसमें अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें तो रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, अल्बेनिया हो गया, यूनान, मेसिडोनिया, क्रोशिया,
बोस्निया हर्जेगोविना, बोस्निया हर्जेगोविना और स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो आदि कंट्री शामिल होते थे। मतलब इस पूरे बाल्कन क्षेत्र में आते हैं ये 7 से 8, ठीक है। तो ये इसमें शामिल थे। इस क्षेत्र के निवासी आमतौर पर स्लाव के जो पुकारा जाता था, इन्हें स्लाव के रूप में जाना जाता था, ठीक है, स्लाव के आधार पर, है ना, क्योंकि स्लाव भाषा के आधार पर, स्लाव की जो कल्चरल वो थी उसके आधार पर नहीं जाना जाता था। इसका शॉर्ट वीडियो बना है, उसको हम शेयर कर देंगे ग्रुप में आपके, ठीक है, या आप डिमांड हो तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम लगा देंगे, फर्स्ट उसमें ये कमेंट करके पिन कर देंगे, वहां से आप चेक कर लीजिएगा। ये बाल्कन क्षेत्र में, बाल्कन क्षेत्र एक बड़ा हिस्सा था जो ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था, जिसमें ये रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मेसिडोनिया, क्रोशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो शामिल थे। ठीक, बाल्कन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन में से स्थित काफी विस्फोटक हो चुकी थी, जिसमें रोमांटिज्म की भावना जो पनप चुकी थी इन उसमें। 19वीं सेंचुरी में ऑटोमन साम्राज्य में क्या हुआ, एक मॉडर्नाइजेशन के तौर चले और आंतरिक सुधारों की जरूरी जरिए मजबूत बनना चाहता था, लेकिन कम सफलता मिली। एक के बाद एक इसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रियां इसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। बाल्कन लोगों ने अपनी आजादी और राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार दिया। इतिहास का इस्तेमाल जब सब चल रहे थे, इस्तेमाल या साबित करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र थे, किंतु पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन कर लिया। बाल्कन क्षेत्र के जो लोग हुआ करते थे, तो उसको हम अभी डिस्कस करेंगे कि इंपीरियलिज्म मीनिंग्स होता है पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग ऑफ अ कंट्रीज पावर इन्फ्लुएंस थ्रू द कॉलोनाइजेशन, यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स एंड अदर मीन्स, है ना। जो साम्राज्यवाद होता है वो कॉलोनाइजेशन से स्टार्ट हुआ, मिलिट्री फोर्स का यूज से स्टार्ट हुआ और कंट्री की पावर को एक्सटेंड करने से, मतलब बढ़ाने से स्टार्ट हुआ। ठीक, थ्रू द 18th and 19th century, mid 19th century, Europe was marked a lot of the poses and टर्मोलेंस, यानी बहुत सी उथल पुथल उसमें देखने को मिल रही थी बाल्कन रीजन में, यानी यूरोप में। यूरोप क्यों? क्योंकि बाल्कन रीजन पर सब कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि बाल्कन रीजन वो क्षेत्र है जिसमें मिनरल रिसोर्स रीजन माना जाता है, ठीक है, इसमें बहुत से खनिज पदार्थ हैं, है ना, खनिज पदार्थ मिलते हैं। ठीक, इसलिए आफ्टर 1871 1871 के बाद जब सब यूनिफिकेशन हो गया, सिग्निफिकेंट चेंज आया कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। अब क्या, लोगों ने अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने की बात करने लगे और सभी स्वतंत्र जो छोटे छोटे जो ऑटोमन जो यहाँ पर बाल्कन रीजन में ऑटोमन साम्राज्य के उसमें आते थे, अब सब स्वतंत्र होने लगे, है ना। तो इस तरह से नेशनलिस्ट ग्रुप इन यूरोप हैव बिकम द इंक्रीजली इनकम्पैटिबल ईच अदर्स एंड कॉन्स्टेंटली इन द कॉन्फ्लिक्ट। अब क्या हुआ, जो नेशनलिस्ट लोग थे अब स्वयं की टेरिटरी बढ़ाने के चक्कर में ये लोग आपस में कॉन्फ्लिक्ट करने लगे बाल्कन रीजन पर कब्जा करने के लिए। क्यों? क्योंकि अब सबको जरूरत थी रिसोर्स की, है ना, रिसोर्स की जरूरत थी। अब जरूरत थी मिनरल्स की, है ना, अब जरूरत थी कौन से, फ्यूल की, ऑयल, चाहे ऑयल हो या गैस हो, है ना। अब जरूरत थी डिफरेंट जो है किसकी, अलग अलग प्रकार के जितने भी, चाहे वहां पर कोल की बात करें हम, है ना, एनर्जी रिसोर्स की जरूरत अब हुआ हो रही थी, है ना। तो इस आधार पर वो रिसोर्स रीजन है, इसीलिए सब उस पर क्या करने लगे, अटैक। तो मेजर यूरोपियन पावर्स, चाहे रशिया की बात कर लें हम, जर्मनी की बात कर लें, इंग्लैंड की बात करें,
या ऑस्ट्रो जो है, ऑस्ट्रो हंगरी की बात करें, ये टेकिंग एडवांटेज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का फायदा उठाने लगी। यूरोप, जर्मनी, वो सॉरी रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, ये सब उठाने लगी। मटेरियलाइज इज देयर एम ऑफ द फॉर एम्पेरियलिज्म, है ना, जो एक उनका एम हुआ करता था, अब वो सब मेटलाइज हो गया और एम्पेरियलिज्म के आधार पर उनका अपना जो एक दूसरे पर कब्जा करने के लिए फिर से वैसे ही उतावले होने लगे। अब क्षेत्र को बांटने की बात करने लगे, बाल्कन रीजन पे कब्जे की बात शुरू हो गई। बाल्कन जो नेशनलिज्म इन बाल्कन रीजन की बात करें तो ये आपने यहाँ पर देखा ही, हमने अभी बात की बुल्गारिया, ठीक है, मैसेडोनिया, अल्बानिया, ग्रीस, है ना, तो ये सब रीजन जो है पूरा उसी के अंदर आता था। ठीक है, बाल्कन वॉज अ रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड एथनिसिटी वेरिएशंस कंप्राइजिंग मॉडर्न ऑफ द रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोशिया, स्लोविया, सर्वेनिया, मैंने बात की, ये सब रीजन इसके अंतर्गत आ रहे थे। तो ये बहुत ही बड़ा पार्ट था, लार्ज पार्ट अंडर कंट्रोल ऑटोमन एम्पायर के हुआ करता था, और इसी को सभी लोगों ने कंट्रोल ऑफ द रशिया एंड ऑस्ट्रिया, है ना, सम अदर पार्ट जो उसके हुआ करते थे, चाहे टर्की के पास इधर हम बात कर लें, ठीक है, तो ये जो कुछ पार्ट हुआ करते थे वो रशिया के और ऑस्ट्रिया के कब्जे में चले गए, उन लोगों ने कब्जा कर लिया इस बाल्कन रीजन में, ठीक है। तो ये रीजन जो था, इस मोस्ट ऑफ द कब्जा यहाँ पर रशिया का हुआ करता था, ठीक है। तो इस तरह से ऑस्ट्रिया और रशिया ने कब्जा करना शुरू कर दिया। तो ऑटोमन एम्पायर वाज डोमिनेटेड, ऑटोमन एम्पायर जो था उसको हम पढ़ेंगे अपने इंडियन नेशनल मूवमेंट में, ठीक है, नेशनल मूवमेंट में भी पढ़ेंगे। ऑटोमन जो साम्राज्य हुआ करता था वो मुस्लिम बाहुल्य हुआ करता था, तो इस रिजाइम रूलिंग्स ओवर द प्रीडोमिनेट क्रिश्चियंस पीपल, है ना, तो ये जो क्रिश्चियन लोगों को कैसे डोमिनेट करते रहते थे, मतलब डोमिनेट नहीं था, है ना। द स्प्रेड ऑफ द आइडिया ऑफ द रोमांटिज्म जो था नेशनलिज्म इन द बाल्कन रीजन में रोमांटिज्म यानी संगीत, भाषा, धर्म और डांस के आधार पर जो आइडिया था राष्ट्रवाद का वो बढ़ रहा था। बाल्कन रीजन टुगेदर द डिसइंटीग्रेट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर से विघटित होने लगा और मेड द रीजन ऑफ द एक्सप्लोजिव जो है रीजन बनता चला गया। बाल्कन पीपल्स ने क्या किया, इज बेस्ड देयर क्लेम इंडिपेंडेंस पॉलिटिकल राइट्स, अपने क्लेम करने लगे स्वतंत्र और स्वयं के जो हैं राजनीतिक अधिकारों की। बाल्कन आल्सो बिकम अ सेंस ऑफ बिग पावर रिवाइलरी ओवर ट्रेड एंड कॉलोनाइज जो है कॉलोनाइज जो था उसका एक बहुत बड़ा पावर बन गया, क्योंकि यहाँ पर हमने अभी आपको डिस्कस किया कि यहाँ पर एनर्जी रिसोर्स इस तरह से यहाँ पर काफ़ी सारे अटैक या आपस में युद्ध देखे गए इस क्षेत्र में, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो सऊदी वो आपका हंगरी हो, है ना, इंग्लैंड हो, ये सब। तो ईच पावर कौन सी, चाहे रशिया की बात करें, जर्मनी की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, ऑस्ट्रिया हंगरी की बात करें, वॉज कीपिंग ऑन द कंट्री जो कंट्री hold the power over the Balkan and extending its own control on the area which culminated at the First World War। अब जो रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जब जर्मनी ने पोलैंड पे कब्जा अटैक कर दिया, रोमानिया पे अटैक करने की कोशिश की, और इसी के साथ रशिया ने अटैक किया, रशिया के साथ फिर इंग्लैंड ने अलग से अटैक किया इस रीजन पे, और ऑस्ट्रिया हंगरी ने अलग से अटैक किया। तो ये जो एक दूसरे के अटैक हुए, तो ये आगे चल के 1914 में ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फर्स्ट वर्ल्ड वार में पूरे इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, सबको चाहिए, सभी पीस के पीछे चल रहे थे, शांति चाहते थे, लेकिन जब तक सब स्वतंत्र नहीं हुए तब तक सब एक साथ लड़ते रहे। स्वतंत्र होने के बाद सभी को रिसोर्स की ज़रूरत थी, और वो कहाँ था, वो सब बाल्कन रीजन में था, और रिसोर्सेज को, संसाधनों को बाल्कन रीजन से निकालने के लिए उस पर चारों तरफ से सभी ने अटैक
किया और अटैक करने के साथ यही जो रीजन था ये आगे चल के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसी को आगे जर्मनी क्या करती है, अपने जो हार का बदला लेने के लिए फिर से जो 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर वही एक दूसरे से जो परिस्थिति जटिल होती चली गई, उपनिवेश बाल्कन जो समस्या आगे बढ़ती चली गई और जो प्रतिस्पर्धा है वो सामने आई। इसी से रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की जो हार थी, हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की जो पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाती चली गई। इलाके में कई युद्ध हुए, यही आगे प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद ने 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले चले गए, है ना। इससे औपनिवेशीकरण और यूरोपीय शक्तियों ने 19वीं सदी में इसमें प्रभुत्व हुआ और इसी के विरोध में आगे चलकर जो स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष करने फिर से लगे। और राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए, क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह का विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया था। राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना चाहिए अब स्वाभाविक और सार्वभौम मान लिया गया जब से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने लगा, है ना। तो इस तरह से पूरा देखा जाए तो सब कुछ जो युद्ध था, वो लड़ाई हुआ करती थी, वो लड़ाई पूरी रिसोर्स से रिलेटेड हो रही थी, है ना। तो इस तरह से बाल्कन रीजन पे जो है, बाल्कन रीजन में देश के नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। और माल्डोवा, रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बिया, ठीक है, मिस्र, अल्बानिया, ग्रीस और बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया एंड स्लोवेनिया, ये सब देखने को मिलते हैं। ये रीजन बाल्कन रीजन है, यहीं पे बाल्कन पहाड़ी है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो भी प्रॉब्लम है, अगर नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, फिर से पॉइंट नोट कर लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, और हम वहाँ पर आपको उन क्वेश्चन उनको फिर से समझा देंगे, ठीक है। अब आपका स्टार्ट होगा इसके बाद कि भारत में राष्ट्रवाद, है ना, इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड हम अब पढ़ेंगे। आई होप आपको ये राइज ऑफ द नेशनलिज्म पूरा चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा। शुरू कहाँ से हुआ और जो विजन था किसका, कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना। तो शुरू होता है उस फ्रेडरिक सोरियो की इमेज से लेके 1848 उन्होंने जो भी बताया, जो भी कल्पना की, उसी के आधार पर आगे चलता गया। फिर हमने फ्रांस की थोड़ी स्टडी की, फिर हमने अर्नेस्ट रेनन के आधार पर राष्ट्र क्या है उसको देखा। उसी के साथ फिर हमने पढ़ा कि फ्रांस की क्रांति और राष्ट्रवाद का विचार के आधार पर उसको हमने देखा, ठीक, कि कैसे वहाँ पर विचार उत्पन्न हुआ। फिर हमने नेपोलियन कोड को देखा, नेपोलियन की जो स्ट्रेटजी थी उसके बारे में पढ़ा। इसके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद की बात की। यूरोप में राष्ट्रवाद में हमने अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास के बारे में समझा, है ना, यानी एरिस्टोक्रेट के बारे में जाना। फिर हमने लिबरल्स कौन थे, उनका क्या मायने हुआ करता था राष्ट्रवाद में, उसको हमने देखा और उनके बारे में समझा। फिर 1815 में हमने कंजर्वेटिव लोगों की बात की, रूढ़वाद लोगों की बात की। फिर रिवोल्यूशनरीज को डिस्कस किया और रिवोल्यूशनरीज के साथ साथ एज ऑफ द रिवोल्यूशनरीज की बात करें 1830 से 1848 के मिड में हमने बुर्बो साम्राज्य को फिर से इस्टेब्लिश करवाया, फिर से हटा, फिर से वहाँ पर क्या बना, फिर से वहाँ पर स्वतंत्र देश के रूप में कार्य किया जाने लगा। कुछ दुनिया की हमने संधि देखी, वियना की जो है संधि देखी, है ना, पढ़ी, इसको देखा। फिर हमने रोमांटिज्म और नेशनलिज्म जो फीलिंग्स की बात की,
रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना को डिस्कस किया। इसके साथ ही फिर जो भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह, हंगर, हार्डशिप एंड जो वहाँ के जो पॉपुलर रिवॉल्ट्स थे उनके बारे में डिस्कस किया था, जो 1848 के आसपास हुए थे, जो एक सेठ वाली बात की थी, जो घर घेर लिया गया था, ठीक है, उसकी कोठी पे। फिर 1848 में हमने जो उदारवादियों की क्रांति के बारे में समझा, कैसे फिर से उन लोगों ने 1931 1831 में डिस्कस किया, जिसमें हमने फ्रैंकफर्ट संसद की बात की। और फ्रैंकफर्ट जो संसद थी वो कहाँ लगी थी? सेंट पॉल चर्च में, याद रखना है ना, सेंट पॉल चर्च में लगी थी। इसके बारे में डिस्कस किया। फिर से जर्मनी का यूनिफिकेशन देखा, फिर इटली का यूनिफिकेशन देखा, जिसमें हमने गैरीबाल्डी, काउर और इन सब के बारे में पढ़ा, है ना। तो सार्डिनिया और सब, फिर ब्रिटेन की बात की, ब्रिटेन को समझा, ब्रिटेन का यूनिफिकेशन देखा कि कैसे ब्रिटेन इंग्लिश, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड से डिवाइड होकर नॉर्दर्न आयरलैंड बना, और कैसे ये फिर ब्रिटेन से ग्रेट ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम बनने तक का सफ़र हमने देखा। फिर हमने उसमें यूनाइटेड एक्ट ऑफ यूनियन 1707 और 1801 वाला देखा, जिसमें फाइनल वो यूनाइटेड किंगडम बनता है। फिर विजुअलाइज किया हमने वहाँ की जो नेशनलिज्म को राष्ट्र की भावना का जो दृश्य कल्पना की हमने, जिसमें हमने जर्मेनिया, ठीक है, जर्मेनिया, मारियान, फ्रांस, जर्मेनिया जर्मनी, ब्रिटानिया ब्रिटेन से संबंधित ये कुछ स्टैचूज थी जिनके बारे में किया, जैसे भारत माता भारत की, है ना, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। फिर हमने राष्ट्रवाद और यानी नेशनलिज्म एंड एम्पेरियलिज्म की बात की, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद को डिस्कस किया कि क्या होता है। फिर बाल्कन रीजन में कैसे फिर से वही राष्ट्रवाद को आगे बढ़ते और साम्राज्यवाद बना, साम्राज्यवाद राष्ट्रवाद की जो संकल्पना थी वही बदल गई। लोग अब रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्स, मिनरल्स के को लेके एक दूसरे से लड़ाई करना स्टार्ट कर दिए बाल्कन रीजन में। और बाल्कन रीजन मतलब ये हुआ, बाल्कन रीजन में जो क्षेत्र आता था, है ना, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, है ना, अल्बेनिया, यूनान, मेसिडोनिया, क्रोशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो ये शामिल थे। इन पे कब्जा करना, ये सब किसके अंडर आते थे? ऑटोमन एम्पायर के अंदर आते थे, और अब इन पर ये सब स्वतंत्र होना चाहते थे, और इन देशों पर कब्जा करने के लिए रूस, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रो हंगरी ये सब अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी का परिणाम आगे चलकर 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और जहां पर काफ़ी ज़्यादा जन धन की हानि होती है ना। तो आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। चैप्टर नहीं से आया है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और शेयर प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब शेयर करेंगे जितने ज़्यादा लोग इस पे आएंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। अपने दोस्तों के साथ, अपने अदर जो आपके रिलेटिव हों वहाँ पर शेयर कर दीजिए, आपके लोग जानने वाले काफ़ी होते हैं। थैंक यू सो मच।